मैं योगेश डागर, शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज आपके सामने काव्य रूप मुक्तक रागिनी का अन्य हरियाणवी साहित्यिक विधाओं से अंतर संबंध विषय पर अपने विचार रखूँगा और आप जितना समय मिलेगा उसमें संयमपूर्वक सुनेंगे और हरियाणवी लोक साहित्य परंपरा को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो लोक साहित्य क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, इस पर बहुत बात हो चुकी है। मैं आपको सीधा बताता हूँ हरियाणवी काव्य या हरियाणवी गायन शैली रागिनी के बारे में। अगर रागिनी के प्राचीन स्वरूप और परंपरागत जड़ों पर बात करें तो हमें समय में काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जो लिखित रूप में संग्रहित साहित्यिक रचनाएं हैं सिर्फ उनके आधार पर मैं बात करूं तो भी हरियाणवी रागिनी पिछली 3 शताब्दियों से हरियाणा प्रदेश में मनोरंजन और सहज शिक्षा का प्रमुख साधन है। मेलों और अन्य आयोजनों पर एक मंचीय कला के रूप में शुरू हुई यह विधा समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, सीडी प्लेयर, कैसेट, इन सब के माध्यम से होते हुए खूब प्रसारित होती रही। वर्तमान समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के समय में इन साधनों के माध्यम से रागिनी पॉप कल्चर लोकप्रिय संस्कृति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। आज लाखों लोग, कुछ पहले भी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया और इंटरनेट ने लोक साहित्य को हानि पहुंचाई है, लेकिन उधर उस कक्ष में जो सर बता रहे थे इससे फायदा भी बहुत हुआ है। तो हरियाणवी रागिनी की जो वीडियो हैं उनको लाखों लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। देश विदेश में आज हरियाणवी रागिनी की गूंज सुनाई पड़ती है। पर अब समस्या यह है कि इतनी काव्यगत गुणों से संपन्न इस विधा और प्रसिद्धि प्राप्त विधा पर साहित्यिक मूल्यांकन उतना नहीं हुआ है। कुछ सराहनीय कार्य अवश्य हुए हैं, लेकिन वो जो काव्यगत गहराई से जो टेक्स्ट एनालिसिस इस विधा का होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उल्टा आलोचकों, शोधार्थियों में इस विधा को लेकर कुछ भ्रांतियाँ भी मौजूद हैं। तो अन्य हरियाणवी साहित्यिक विधाओं से अंतर संबंध पर चर्चा करते हुए मैं हरियाणवी रागिनी पर आपके सामने अपने विचार कुछ करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हरियाणा का शिक्षक समुदाय या विद्वान लोग जो इस साहित्य में अपने को कहते हैं, वो भी भूलवश रागिनी को लोकगीत बुलाते हैं, जबकि एक लोक गायन शैली, इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। लोकगीत जहाँ महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, रागिनी पुरुषों द्वारा प्रमुख रूप से गाए जाते हैं। लोकगीतों की कोई शैली नहीं होती, लेकिन रागिनी का एक काव्यात्मक ढांचा होता है, वो उसी अनुरूप लिखी जाती है। भूलवश लोग इन दोनों विधाओं को एक ही छतरी के नीचे देखते हैं, क्योंकि दोनों पारंपरिक शैलियाँ हैं, एक प्रदेश से जुड़ी हुई शैलियाँ हैं, तो लेकिन इनमें पर्याप्त असमानताएं मौजूद हैं। सांग की रागिनी की जिस लोक साहित्यिक विधा से सबसे ज़्यादा संबंध है वो है सांग। सांग है हरियाणा का लोक नाट्य। यह एक गीति नाट्य है जिसमें कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सांग में एक खुले मैदान में एक मंच तख्तों का बीच में बना दिया जाता है, जिसमें बीच में बैठते हैं साजिंदे जो वाद्य यंत्र हो जाते हैं। उनके चारों तरफ घूम के कलाकार नृत्य, अभिनय और अपना इस प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार सांग के प्रमुख अंग हुए अभिनय, नृत्य, संगीत और गायन। अगर हम सांग से अभिनय और नृत्य को निकाल दें तो जो गीत बच गए उन्हीं को रागिनी कहा जाता है। और सांग में तो कुछ लोगों ने गलत भी माना, उसको समाज में देखना अच्छा नहीं समझा गया। उसका कारण यह है कि सांग के कथानक में जो महिला पात्र होते हैं मंच पर उनको प्रस्तुति पुरुष करते हैं। वो स्त्री वेश धारण करके और तगत तोड़ अपना नृत्य दिखाते हैं
साथ में उल्टे सीधे इशारे भी करते हैं जो अश्लीलता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। तो इस कारण समाज में उसको कुछ लोगों द्वारा अच्छा भी नहीं माना जाए और इसी कारण कुछ काव्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति साम्य विधा को अपना भी नहीं सकते थे। लेकिन प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती कहा जाता है ऐसा। तो उन कवियों ने कलाकारों ने क्या रास्ता निकाला कि जो सांग का अभिनय और नृत्य पक्ष था उसको छोड़ दिया और सिर्फ गायन पक्ष रागनी का दामन थाम लिया और इसे एक अलग मंचीय विधा के रूप में स्थापित किया। इस विषय में फौजी मेहर सिंह की दो पंक्तियां इस परिस्थिति में तत्कालीन जो रागनी का विकास हो रहा था उस विषय में कही है कि कह मेहर सिंह अच्छा कोना सांग जाट का करना जगत छोड़े छारे बैठे होंगे रागनिया का डरना। ये सांग करना तो अच्छा नहीं है लेकिन जहाँ लड़के वगैरह बैठे वहाँ रागनी हम गा सकते हैं। तो इस तरीके से इस विधा का जो है स्टार्टिंग हुई, मंच अलग मिला। अब बात करते हैं अंत में, समय जैसा कि कमी है तो मैं रागनी भी सुना देना तो इतना बार कह रहे हो जरूर सुना देंगे। तो इसके मैं मुक्तक स्वरूप पर और थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। सांग में जो रागनियाँ लिखी जाती हैं, एक सांग एक किस्से को लेकर चलता है, उस किस्से में कई सारी रागनियाँ होती हैं। ये रागनियाँ इनकी संख्या 100 तक भी पहुँच जाती है। लेकिन जो रागनी है वो मुक्तक जो उसका स्वरूप है, जैसा कि जानते काव्य मुक्तक और प्रबंध दो तरह का होता है। रागनी के विषय में भी यही बात है। जो मुक्तक रागनियाँ हैं वो सांग की रागनियों से अलग है। सांग में एक ही कथानक को प्रस्तुत करती कई रागनियाँ एक क्रम से होती हैं, लेकिन मुक्तक रागनी अपने आप में स्वतंत्र और उनका सिंगल विषय पर वो लिखी जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। और जो सर ने कहा कि एक रागनी जरूर सुना दे तो मैं सुना देता हूँ। मांग रहा हूँ कि एक प्रसिद्ध रचना आप सभी ने सुनी होगी जहाँ तक मेरा अनुमान है। एक तू राजा की राज दुलारी में सिर लंगोटे आला सूं भांग रगड़ के पिया करूँ मैं कुंडी सोटे आसू। तेरे सो दासी दास रहे मेरा एक भी दासी दास नहीं। तू बगा की कोयल से अड़े बर्फ पड़े हरी घास नहीं। तू शाल दुसाले ओढ़न आड़ी मेरे कंबल तक भी पास नहीं। किसे किस तरिया दिल लागे तेरा सचलन चौपड़ पास नहीं। किसे राजा कहला ब्याह करवाले राजा कहला ब्याह करवाले मैं सिर्फ फुटे लोटे आला सुनूं भांग रगड़ के पिया करूं मैं।